डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी। आपकी पूरक पुस्तक कृतिका का दूसरा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। जैसा कि आप जानते होंगे, आपके दो पुस्तकें हैं, क्षितिज और कृतिका। उसी में से कृतिका में हम लोग आज ये पाठ पढ़ने वाले हैं। ये पाठ जो है असल में एक व्यंग्यात्मक लेख है जो भारत में रहने वाले अधिकारी वर्ग के लोगों की मानसिकता को दर्शाता है कि हम लोग किस प्रकार से गुलामी वाली मानसिकता में रहते हैं। तो देखिएगा, बाकी बातें आप जब पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आनी चाहिए। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। फौज फाटा मतलब आर्मी, सेना। तो सेना के साथ तो जा नहीं सकते थे क्योंकि ये पुराना ज़माना नहीं है, इसलिए अब उसकी जगह फोटोग्राफर को तैयार किया गया। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी, अर्थात जो वहाँ के अखबार में छपा होगा अगले दिन भारत के अखबारों में छपा हुआ दिखाई देता कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। इस तरह की खबरें आती। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्ची, खानसामा, ये जो है वो किचन में काम करने वाले लोगों को कहा जाता है बावर्ची और खानसामा, अंगरक्षकों, बॉडीगार्ड की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। मतलब उनके बारे में भी अखबारों में सारी खबरें छप गईं। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर अखबार में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। सनसनी फैल जाना अर्थात हलचल मच जाना। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, पालम हवाई अड्डे का नाम है जो दिल्ली के अंदर है, उसके लिए तो कुछ होना ही चाहिए, मतलब कुछ विशेष होना चाहिए। क्या कुछ? बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, अर्थात नई दिल्ली का रूप बदला जाने लगा। जो अच्छी चीज़ें नहीं थी उनको और अच्छी बनाने की कोशिश की जाने लगी। बेसाख्ता जो शब्द है, इसका अर्थ आप देखिएगा, यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये रहा नंबर 1 पे जो लिखा है, ये वाला, ये आप देखेंगे जहाँ पर ये जैसे 2 लिखा है तो उसका अंश ये होगा, जहाँ 3 है जैसे यहाँ ये 4 लिखा हुआ है तो ये इसका अर्थ ये वाला हो जाएगा। तो आप इस तरह से इनके अर्थ देख सकते हैं। आगे चलते हैं वापस अपनी जगह पे। ये यहाँ पर बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, ये एक शेर है। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, अर्थात सड़कों को फिर से नया बना दिया गया। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीने जो जवान औरतें होती हैं उनको कहा जाता है। लेकिन अर्थात इमारतों को भी सजा दिया गया, सुंदर बना दिया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, सामने थी, और वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। देखिएगा जॉर्ज पंचम की नाक के साथ क्या हुआ। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये नाक का क्या खेल है।
आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये असल में एक व्यंग्यात्मक लेख है। किस तरह से हम लोग दिखावे के लिए कितने सारे काम कर डालते हैं। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें हुई थी। बहस मतलब आर्गुमेंट, तर्क वितर्क। अखबारों के पन्ने रंग गए थे, मतलब अखबारों में बहुत खबरें छपी थी। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, अर्थात उनको कहीं भी गिना जा सकता है, पक्ष में भी या फिर विपक्ष में भी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायबघर में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। यहाँ पर देखिएगा, लाट जो है उसका अर्थ दिया हुआ है खंबा या मूर्ति। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। दिल्ली में इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की लाट लगी हुई थी, लाट मतलब मूर्ति, उसकी नाक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। अर्थात लोग थे, पहरेदार थे, हथियारों वाले पहरेदार थे, लेकिन फिर भी अचानक से पता नहीं कैसे उसकी नाक टूट गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ गई। अर्थात जॉर्ज पंचम भाई ये इंग्लैंड के जो है राजा थे। अब यदि वो रानी वहाँ से आएगी और राजा की मूर्ति को देखेगी और मूर्ति पर नाक नहीं रहेगी तो उनको बुरा लगेगा। इसीलिए अब देखिएगा इस नाक के लिए क्या क्या खेल शुरू होंगे। रानी आए और नाक न हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए एकाएक परेशानी बढ़ गई, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई, मतलब गर्मा गर्म बहसें हुई। लोग तेजी से काम करने लगे, सोचने लगे क्या करें क्या करें। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। अर्थ दिया हुआ नीचे, भलाई चाहने वाले। तो देश के जो भी बड़े बड़े लोग थे जो देश का भला चाहते थे, उनकी मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। मसला मतलब मामला, जो मामला था, जो बात थी वो उनके सामने रखी गई कि भाई ऐसी बात है, बताइए क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अर्थात यदि ये नाक नहीं रही तो रानी देखेगी, अखबारों में छपेगा लंदन के में, पूरी दुनिया में ये खबर जाएगी और हमारी नाक नहीं रहेगी। और नाक जो है भाई प्यारे बच्चों, वो इज्जत का सवाल है, इज्जत का प्रतीक है। इसीलिए तो आपने मुहावरे भी देखे होंगे, नाक नीचे हो जाना, नाक रगड़ना, नाक कट जाना। ये सभी जो मुहावरे हैं जिनमें नाक शब्द का प्रयोग हुआ, ये सभी इज्जत को लेकर के बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर नाक न रहना मतलब इज्जत चली जाना है, साफ समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, मतलब सलाह हुई, दिमाग खरोंचे गए, अर्थात खूब दिमाग लगाए गए, और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तियाँ बनाने वाले को दिल्ली बुला लिया गया। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास, जिनको होश न हो। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, ये सब मालूम होना चाहिए, ऐसा मूर्तिकार ने कहा। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, मतलब देखा। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हो गया, मामला हल हो गया। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, अर्थात उन फाइलों को फिर से खोल के देखा गया, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो। खता मतलब गलती। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, अर्थात फाइलों में कुछ भी नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये सारे अधिकारी बैठे हुए और उधर सामने वो
बड़े बालों वाला जो है वो कलाकार है, एक मूर्तिकार है, चित्रकार है, जैसा कि उसकी सीट पे लटके हुए झोले से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसा भी हो ये काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार अब आप पर है। दारोमदार मतलब जिम्मेदारी। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। ऐसा अध्यक्ष ने सभापति ने जाते हुए कहा। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, अर्थात वो बहुत ज़्यादा दुखी था। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला। चप्पा चप्पा मतलब हर जगह, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तेज में आकर कहा। तेज में मतलब क्रोध में, गुस्से में। लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई, अर्थात उसको कोई आइडिया आ गया, कोई विचार सूझा। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई, अर्थात उनमें भी उम्मीद जगी। चपरासी को हुक्म हुआ कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी, और अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अर्थात मूर्तिकार ने आइडिया दिया कि देश में अनेक नेताओं की मूर्तियां हैं, उनमें से जिस नेता की मूर्ति की नाक इस मूर्ति पर फिट बैठती हो वो मूर्ति की नाक काट करके इस पर लगा दी जाए। सब ने सबकी तरफ देखा, अर्थात एक दूसरे की तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, पता नहीं चलना चाहिए। और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र, राजा राम मोहन राय, सभी को देखा। नाप जोक की ओर बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर जाया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास आया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, मद्रास जिसको हम चेन्नई बोलते हैं। सत्य मूर्ति को देखा। मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। क्या बोला? पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। अरे भैया, नाक नहीं मिल रही है, रानी आने वाली है, अब क्या करेंगे? अब आगे जो भी होगा वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।